उत्तर प्रदेश में मिला वो 4000 साल पुराना ताबूत आखिर किसका है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? कौन थी वो औरत जिसके ताबूत के साथ बेशकीमती गहने मिले? मेसोपोटामिया और इजिप्ट के मुकाबले इतने उन्नत रथ आखिर किसके थे? क्या वो कोई राजा और रानी थे? देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, साल 2018 में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के सिनौली में हमें भारत में पहली बार खुदाई के दौरान रथ मिले। इसके पहले भारत में कभी भी किसी खुदाई के दौरान रथ नहीं मिले थे। ये रथ इतने बेहतरीन शेप के हैं, इनमें इतने बेहतरीन कॉपर के डिज़ाइन है, इतना बेहतरीन इनका निर्माण है, और जैसे लकड़ियों और तांबे से इन्हें बनाया गया है उसके आगे मेसोपोटामिया और सुमेरिया में मिले रथ भी फीके लगने लगे। दिलचस्प बात यह है कि हमें बताया जाता रहा है कि रथ भारत में बाद में आए बाहरी लोगों के साथ, मसलन आर्यों के साथ। पर सिनौली में मिले रथों के साथ भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का इतिहास एक बार फिर से लिखा जा सकता है। असल में दोस्तों, भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, पर ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का ही नतीजा है कि आज हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम सभ्य तब हुए, हमारे देश में सभ्यता का विकास तब हुआ जब बाहरी लोग यहाँ पे आए। और सितम ये कि अगर हम इस बात पे ज़्यादा जोर दें कि हिंदुस्तान और हिंदुओं का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, ये तो हिंदू धर्म को थोपने वाली बात है। खैर, हम इस बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं उस रथ के बारे में। तो जो रथ यहाँ पर मिला वो बेहद खूबसूरत है, पर सवाल ये उठा कि इस रथ को कौन सा जानवर खींचता होगा, बैल या घोड़ा? कई इतिहासकार जो मानते हैं कि इंडिया तो बाद में विकसित हुआ, वो बोल देते हैं कि ये रथ तो ऐसे ही है निशानी के तौर पे और असली रथ नहीं है, या फिर वो बोल देते हैं कि ये रथ एक बैलगाड़ी है और इसे एक बैल खींचता होगा। उनके ऐसा कहने का एक कारण है। असल में वो ऐसा इसलिए कहते हैं जिससे उन्हें ये ना मानना पड़े कि इस रथ को घोड़े खींचते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ये मान लिया तो फिर उन्हें आर्यन इन्वेजन की उस थ्योरी को नकारना पड़ेगा जिसके मुताबिक भारत में घोड़े आर्यों के आने के बाद आए और उससे पहले भारत में घोड़े नहीं थे। यानी हमारे इतिहास के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है। पर दूसरी तरफ भारत में ऐसे विद्वान भी हैं जो मानते हैं कि भारत में घोड़ों का अस्तित्व 2500 BC से पहले भी था। भारत में कई जगहों पर ऐसी हड्डियां मिली हैं जिनके डीएनए घोड़ों के डीएनए से मैच करते हैं। यानी अब दो मत हैं, जिनमें से एक मत तो यह है कि भारत में घोड़े बाद में आए आर्यों के आने के बाद, और एक मत यह है कि भारत में घोड़े पहले से थे, विदेशी आर्यों के आने से पहले से। तो सवाल ये कि फिर इन रथों को कौन सा जानवर खींचता था? लेकिन अगर आप इन रथों को देखें तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि इस साइज का रथ, इस तरह के स्ट्रक्चर का रथ घोड़ों से ही जुता हुआ होता होगा। एक बार फिर से अगर हम अपने धार्मिक इतिहास की बात करें तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में घोड़ों का जिक्र ना जाने कब से है। अश्वमेध यज्ञ तो भगवान श्री राम के काल से भी बहुत पहले से होता आ रहा है। और दूसरी बात यह कि ये जो रथ यहाँ पर मिला है इसे एक बैलगाड़ी या बैलों से जुता हुआ रथ मानना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये जो रथ है इस पे एक या दो लोगों के बैठने या खड़े होने की ही जगह है, जबकि बैलगाड़ी हम सब जानते हैं दो कामों के लिए उपयोग होती है। या तो उनका उपयोग होता है ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर उसमें 4-5 लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि ये जो रथ है इसको देख के लगता है कि ये उसी प्रकार का रथ है जिसे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, जिस पे एक या दो लोग बैठते थे। मज़े की बात यह है कि चाहे वो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हों या आर्कियोलॉजिस्ट, कहीं ना कहीं वो इन सभ्यताओं को वैदिक काल से जोड़कर ज़रूर देखते हैं। एक गौरतलब बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग मानते हैं कि एक खास तारीख से, एक स्पेसिफिक डेट से भारत में रथों का उपयोग शुरू हुआ जब आर्य भारत आए। ये बात मुझे काफ़ी बचकानी लगती है, क्योंकि सिनौली के रथ जब आप देखेंगे तब आप खुद समझेंगे कि इस तरह के रथ कोई एक ही बार में रातों रात नहीं बना लेता। किसी भी प्रोडक्ट या गाड़ी को जब हम बनाते हैं तो वो सालों साल आधुनिक होता जाता है, तब वो इतने एडवांस फॉर्म में आता है। यानी 2100 BC के आसपास का ये रथ इससे भी कुछ दशकों या सदियों पहले अपने प्राचीन रूप में रहा होगा, जब रथ बिल्कुल साधारण हुआ करते थे। पर यहाँ जो रथ मिले हैं ये तो डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आधुनिक है।
ऐसे में ये बात मुझे बड़ी बचकानी लगती है कि भारत में रथ तब आए जब आर्य भारत आए। मजे की बात यह है दोस्तों कि इस तरह के रथ का जिक्र हमें अपने वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। अब मैं एक बार फिर से हिंदू धर्म से इसको जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सबूत खुद कह रहे हैं कि वो हमारे धार्मिक ग्रंथों से, वैदिक ग्रंथों से मिलते जुलते हैं, तो क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें? पहले अंतिम क्रियाकर्म की विधि का जिक्र हमें हमारे ऋग्वेद में मिलता है, उसी प्रकार से जैसे सबूत हमें सिनौली में मिले, और अब इस तरह के रथ का जिक्र भी हमें ऋग्वेद में मिलता है जैसे रथ यहाँ पर मिले हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 6ठे श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसी प्रकार के रथ का जिक्र मिलेगा। पहियों वाले, चक्कों वाले एक रथ का जिक्र आपको मिलेगा। तो क्या हम ये सब देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लें? और ये नंबर मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा, अगर आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको ऋग्वेद में ऐसा जिक्र मिलेगा इस प्रकार के रथ का जैसे रथ हमें सिनौली में मिले। दोस्तों, सिनौली में मिला एक ताबूत आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस ताबूत पे अलग तरह के निशान हैं, कुछ खास निशान हैं। इसको बहुत सावधानी से, काफ़ी स्मार्टली, काफ़ी बारीकी से एनालाइज किया गया और धीरे धीरे एक कंकाल उभर कर दिखने लगा। ये ताबूत साधारण नहीं है क्योंकि ये इतना डेकोरेटेड है, इस पे इतनी डिज़ाइंस बनी हुई हैं कि साफ पता चलता है कि ये किसी खास व्यक्ति का है। ये किसी राजा या किसी सेनापति का ताबूत लगता है। इस पे फूलों के पैटर्न्स बने हुए, फ्लोरल पैटर्न्स बने हुए, जो उन्हें देखने चाहिए जो कहते हैं कि हमने भारतीयों को इस प्रकार की डिज़ाइंस या पैटर्न्स बनाने सिखाए हैं। इस ताबूत के साथ एक तांबे का पॉट मिला जिसके ऊपर तांबे का कछुआ जड़ा हुआ था। 2 छड़ियाँ मिली, छड़ी के ऊपर के टॉप मिले जो इलेक्ट्रम के थे, जिससे ऐसा अनुमान लगाया शोधकर्ताओं ने कि ये शायद कोई राजदंड रहा होगा। साथ ही कई पॉट्स मिले, मिट्टी के घड़े नुमा बर्तन मिले। इस ताबूत के साथ 2 रथ मिले और इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिन्हें बारीकी के साथ निकालना अभी बाकी है। शोधकर्ताओं के लिए कहना अभी काफी मुश्किल है कि इसके अंदर क्या होगा। इसी के साथ यहाँ लगभग 14 साल की एक फीमेल के, एक लड़की के अवशेष मिले जिसे राजकुमारी कहा जाने लगा क्योंकि उसके गले में खूबसूरत सेमी प्रेशियस स्टोन्स का नेकलेस था। ऐसे कंगन थे सोने के जो साधारण नहीं थे और जो दिखाते थे उस फीमेल के ऊंचे स्टेटस को। साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार के कंगन मिले वैसे हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं मिले, जो देखकर एक कहा जा सकता है कि शायद यहाँ के जो कारीगर थे वो हड़प्पा के कारीगरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा आधुनिक थे। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी अलग माना जा रहा है, पर ये कौन थे? ये सवाल परीक्षा है हमारे उन ग्रंथों के लिए जो हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले भारत की हमारी ये भूमि वीरों और महावीरों की भूमि थी। फिलहाल सिनौली की उस दुनिया को एक बार फिर से धरती के गर्भ में सुरक्षित करने के उद्देश्य से दबा दिया गया है, पर माना जा रहा है कि अभी तो खुदाई ऊपर ही हुई है और इसके नीचे कई सारे लेवल्स हैं जहां पर खुदाई के दौरान ना जाने क्या क्या मिल जाए। शायद एक दिन हम अपने इन पूर्वजों को पूरी तरह से जान पाएंगे और उन सवालों के जवाब भी जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बने हुए हैं। मसलन ये कि यहाँ पर जो औरतों के कंकाल हैं उनके पैर कटे हुए क्यों हैं? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर अगली बार कोई आपसे अगर ये कहे कि अगर विदेशी आक्रमणकारी ना आए होते तो हम खूबसूरत इमारतों की जगह पर दुनिया को क्या दिखाते, तो उनसे सिनौली के बारे में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक टेक केयर। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।